हेलो, हे एवरीवन। शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट जुलाई 2016 इकोनॉमिक्स यूजी से नेट का पेपर। तो क्वेश्चन है मेच ऑफ द फॉलोइंग है। एक साइड हमें इकोनॉमिक आइडियाज़ दिए हुए हैं, दूसरी साइड उनके नेम दिए हुए हैं इकोनॉमिक्स के। तो सबसे पहले है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। ये किसने दी है? ये दी है एफ मोदी गिलानी ने। ठीक है, एफ मोदी गिलानी द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है टेबल इकोनॉमिक। तो ये किसने दी है? ये दी है फ्रैंकिस क्यूशने ने। ठीक है। नेक्स्ट है केस बैलेंस अप्रोच। ये दी है मार्शल ने। एंड नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। ये कार्ल मार्क्स की दी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग स्टैंडर्ड डायग्राम टू एक्सप्लेन हिग्स ट्रेड साइकिल थ्योरी। यानी कि जो डायग्राम है ये हिग्स ट्रेड साइकिल थ्योरी को डिफाइन कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। इनमें से कौन सा सही होगा? व्हेन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एसिलरेटर फॉल इन द रीजन सी। यानी कि इनमें से कौन सा सही होगा जब एक्चुअल वैल्यू ऑफ एमपीसी यानी एमपीसी और जो एसिलरेटर जो है वो क्या है, उनका जो वास्तविक मूल्य है वो जो रीजन सी है, यानी ये वाला जो रीजन है इसमें पड़ता है। तो बेसिकली जो हिग्स है, हिग्स का व्यापार चक्कर मॉडल में क्या होता है, ये होती है हमारी लोअर लाइन और ये होती है हमारी अपर सीलिंग लाइन। ठीक है, तो इसके बीच में जो वो है अपना वर्क करता है। ठीक है, तो जब वो इस रीजन में आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है, इसके बीच में हिग्स क्या बताता है कि ये जो हमारी लोअर सीलिंग और अपर सीलिंग जो है इसके बीच में ही संतुलन रहता है। ठीक है, और इसमें हिग्स क्या बताता है कि इसमें हमारा जो व्यापार चक्र है वो कैसा होगा? विस्फोटक टाइप का होगा। विस्फोटक मतलब कि साइक्लिकल होता है, यानी इस तरह से होता है। ठीक है, यानी कि उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक है, तो अब सी रीजन में पड़ता है तो इसका मीन क्या होगा कि इसमें जो ओसिलेशन है वो होंगे, यानी साइक्लिकल फ्लैक्चुएशन होंगे, उतार चढ़ाव आएंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी देयर विल बी ओसिलेशन साइक्लिकल फ्लैक्चुएशन। ठीक है, इसमें साइक्लिकल फ्लैक्चुएशन इस तरह से आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द हेरोड्स मॉडल ऑफ ग्रोथ अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन बेस्ड मैचेस विद द अजम्पशन ऑफ द मॉडल। यानी कि इनमें से कौन सा मॉडल जो है वो हेरोड का मॉडल की व्याख्या करता है। यानी कि हेरोड मॉडल में जो अजम्पशन ली गई थी उस मॉडल की अजम्पशन इनमें से कौन से मॉडल में ली गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लियोनटिफ प्रोडक्शन मॉडल जो है, लियोनटिफ अपने मॉडल में भी क्या है, हेरोड ने जो अपने मॉडल में मान्यताएं ली थी उन मान्यताओं को वो अपने मॉडल में लेके चलता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इज इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा इफ ए प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 देन द शेयर ऑफ लेबर वुड बी। यानी कि इसमें पूछा है हमें कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में क्यू फंक्शन दिया हुआ है एंड अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है, तो जो लेबर का शेयर होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो इसमें जो लेबर का शेयर क्या शो कर रहा है? अल्फा। ठीक है, अल्फा शो कर रहा है। तो इसमें अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका जो शेयर होगा वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा ये। ठीक है, और इसको हम मैथमेटिकल से निकाल भी सकते हैं, इसको निकाल के भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू केंजियन इकोनॉमिक्स challenges which among the following schools of thought regarding the full adaptability of the policy change on the part of economic agents। यानी कि जो न्यू केंजवादी इकोनॉमिक्स हैं वो क्या है, जो इकोनॉमिक एजेंट है उनके द्वारा जो भी नीति में चेंज किए जाते हैं तो उसमें क्या है, पूर्ण ऑप्टिमिलिटी जो है, ठीक है, फुल ऑप्टिमिलिटी जो है उसमें से कौन सी ऐसी विचारधारा है जिसको इन्होंने चैलेंज किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो भी विचारधारा थी इसको इन्होंने क्या है, चैलेंज के रूप में माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु अमंग द फॉलोइंग डेवलपमेंट द वेज गुड्स मॉडल ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग का वेज गुड्स मॉडल यानी मजदूरी वस्तु सिद्धांत मॉडल जो है वो किसने दिया है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सी एन वकील एंड पी आर ब्रह्मानंद ने। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं कि जो ये मॉडल है इसमें इन्होंने क्या डिफाइन किया था। ठीक है, इसमें ये क्या मानते हैं कि जो हमारी उपभोग वस्तु है, ठीक है, जिसको हम कंजप्शन करते हैं, उस वस्तु का गुणक के बेस पे पूंजी निर्माण के स्रोत के रूप में जो हमारी छिपी हुई बेरोजगारी है उसमें क्या है, जो रिलेशन है वो अत्यंत ही इन्होंने क्या है एक पॉजिटिव में इसको एक सामने रखा कि इन्होंने ये माना, ये अर्थशास्त्री मानते हैं कि अगर हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो अवस्था है उसकी फर्स्ट स्टेज जो है, यदि उसमें सरकार इस तरह से कोई प्लान बनाए, इस तरह से कोई प्लान बना दे कि जो हमारी उपभोग वस्तुएं हैं, ठीक है, उनकी व्यवस्था हो जाए, और ऐसी सिचुएशन में जो उपभोग गुणक हैं वो उपभोग और जो गुणक हैं यानी दोनों मिलकर एक साथ जब कार्य करेंगे तो इसके कारण देशों में जो गरीबी है उसका कुचक्कर क्या है, टूट जाएगा। ठीक है, तो इससे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, वो इजीली हो पाएगा, यानी जो आर्थिक विकास है वो गति करने लगेगा। तो कोई भी श्रमिक जो है उसको पूंजी परियोजनाओं पे तभी लगाया जाना चाहिए जब पूंजी परियोजनाओं पे होने वाली जो उपभोग वस्तु है उनकी व्यवस्था की जाए। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी लेबर को, ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी को ख़त्म करना है, ठीक है, अब मान लो उन लेबर को हमें ट्रांसफ़र करने की बजाय उनको उन पूंजी परियोजनाएं जो होती हैं उनमें तभी उनको लगाना चाहिए जब हमारी जो उपभोग वस्तुएं हैं उनका भंडार जो है वो भरमार हो जाए। ठीक है, यानी कि उपभोग वस्तुओं की कमी ना रहे। ठीक है, इसलिए उनको तभी वहाँ पे करना चाहिए जब उपभोग वस्तुएं हैं वो ज़्यादा हों। ठीक है, इसलिए ये अर्थशास्त्री ये मत रखते हैं कि जो उपभोग वस्तु हैं उनकी अतिरेक में अगर वृद्धि हो तो अन्य बातें समान रहने पे जो इकोनॉमी है उसमें ये संभव है कि इससे क्या है, एक तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और रोजगार में भी वृद्धि होगी, और जो हमारी उपभोग वस्तुओं में वृद्धि होती है उससे कहीं अधिक इसमें वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये क्या मानते हैं कि विनियोग और रोजगार में जो वृद्धि है इनके बीच का संबंध ये क्या मानते हैं, उपभोग और गुणक दोनों को मानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये डिफाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ की प्रॉपर्टी ऑफ ए के मॉडल इज, ए के मॉडल में एक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो ए के मॉडल है वो हमें क्या बताता है। ये क्या है, न्यू इंडोजीनियस मॉडल है एक। ठीक है, और ये इंडोजीनियस मॉडल उसमें क्या है, एक जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसकी जांच करता है कि इसमें जो प्रतिफल हैं वो कौन से पाए जाते हैं, वृद्धिमान पाए जाते हैं या फिर घटते हुए या फिर स्थिर पैमाने के प्रतिफल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक इंडोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है और इसमें जो उत्पादन फलन है उसकी ये जांच करता है कि यहाँ पे जो प्रतिफल है ये क्या है, इंक्रीजिंग होते हैं इसमें। ठीक है, इंक्रीजिंग पैमाने के प्रतिफल को दर्शाता है ये। और एक बात इसमें ये और बताता है ये कि जो हमारी नॉलेज है वो क्या है, कैपिटल में स्पेशलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट के कारण होती है। ठीक है, जो नॉलेज है उसमें वृद्धि क्या है, कैपिटलाइजेशन और निवेश के कारण ही होती है। और नेक्स्ट एक इसमें ये बताता है कि जो पूंजी है उसके संबंध में जो घटते हुए प्रतिफल हैं उसकी एब्सेंस मानता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये घटते प्रतिफल की बात नहीं करता है, ये बात करता है इंक्रीजिंग प्रतिफल की। ठीक है, इंक्रीजिंग प्रतिफल को दर्शाता है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एब्सेंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, यानी कैपिटल के रिस्पेक्ट में जो डिमिनिशिंग रिटर्न है उसकी एब्सेंस पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पेसिनिटी मॉडल ऑफ ग्रोथ इंटरप्ले अमंग विच वेरिएबल इन क्रूशियल। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो पेसिनिटी मॉडल है वो अपने मॉडल में क्या बात करते हैं। ठीक है, पेसिनिटी जो है वो क्या बताते हैं अपने मॉडल में। तो सबसे पहले पेसिनिटी ने 1962 में इन्होंने अपना एक लेख दिया था, रेट ऑफ द प्रॉफिट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू रेट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ। ठीक है, इसमें इन्होंने ये मॉडल दिया था और ये जो कार्लडोर ने अपना जो मॉडल दिया था, कार्लडोर के मॉडल का एक्सटेंशन है, यानी कि कार्लडोर जो मॉडल दिया था कार्लडोर के मॉडल का ये विस्तार करते हैं। ठीक है, और ये मॉडल क्या बताते हैं
ये मॉडल बताते हैं कि जिन वर्करों को जिसमें वर्करों के जो इसमें क्या है, जो कार्ल का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है ना, उसका इन्होंने विस्तार किया है। ठीक है, और इसमें ये क्या बताते हैं कि जो वर्कर हैं उनके जो लाभ होते हैं, ठीक है, उनके लाभ होते हैं और लाभों की जो बचतें होती हैं उनको क्या है, प्रतिफल के रूप में लेना चाहिए, यानी कि उनको प्रॉफिट के रूप में ले लेना चाहिए। ठीक है, और एक बात ये और दर्शाते हैं कि लाभों और जो मजदूरी है उनके बीच में आय का वितरण क्या है, पाया जाता है, और जो इकोनॉमी में क्या है, दीर्घकालीन संतुलन को बनाए रखता है। ये बात कही थी पेसिनिटी ने अपने मॉडल में। ठीक है, यानी कि इनकी सिंपल सी थ्योरी है कि इन्होंने वर्करों के जो लाभ हैं उनको, उनकी जो बचत है उनको क्या है, प्रॉफिट के रूप में लिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रॉफिट रेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और यही इनकी पुस्तक का नाम भी है, लेख का नाम भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट रेट। तो कार्ल मार्क्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। सबसे पहले है, प्रॉफिट रेट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, यानी कि जो प्रॉफिट रेट है उसका ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल उसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी नेगेटिव रिलेशन हो पाया जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है, प्रॉफिट रेट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ एक्सप्लोइटेशन, बिल्कुल सही है। रेट ऑफ एक्सप्लोइटेशन के साथ जो प्रॉफिट रेट है उसका पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, यानी डायरेक्टली रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओनली वन स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग। एक साइड हमें इकोनॉमिक्स दिए हुए हैं, दूसरी साइड उनके थीम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है, इसमें बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही मैचिंग नहीं है। तो एडम स्मिथ एक्सटेंट ऑफ मार्केट बिल्कुल सही है। जेबी से बैलेंस इन सप्लाई एंड डिमांड सही है। टी आर माल्था स्टेट ओवर पॉपुलेशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है डी रिकार्डो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये रिकार्डो का नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द ट्रायंगल मॉडल। तो बेसिकली जो ट्रायंगल मॉडल है ये क्या है, न्यू केंजियंस का दिया हुआ है, और इसमें जो न्यू केंजियन है वो क्या बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं। ठीक है, और इसमें ये तीन तरह के इन्फ्लेशन की बात करते हैं। एक बिल्ट इन इन्फ्लेशन, यानी अंतर्निहित इन्फ्लेशन, और दूसरी बात करते हैं ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, इन तीनों इन्फ्लेशन की ये बात करते हैं। ठीक है, और ये जो मॉडल है ये किससे ये जो स्टेगफ्लेशन सिचुएशन होती है हमारी, ठीक है, जिसमें बेरोजगारी और जो मुद्रास्फीति है वो एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसका क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल है ये ट्रायंगल जो मॉडल है। ठीक है, उसका एक जिम्मेदार माना जाता है। तो इसमें स्टेटमेंट है, इट इज़ अ मॉडल डेवलपमेंट बाय न्यू केंजियन इकोनॉमिक्स। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी, कि क्योंकि ये न्यू केंजियन ने दिया है। एंड नेक्स्ट है, इन इंक्लूड बिल्ट इन इन्फ्लेशन इन द एनालिसिस, बिल्कुल सही है, इसमें अंतर्निहित मुद्रा को भी इंक्लूड किया गया है। इसके साथ साथ दो तरह की और इन्होंने की है, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इन दोनों को भी इसमें इंक्लूड किया है। अगर यहाँ पे बिल्ट इन इन्फ्लेशन की जगह डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दोनों आते हैं, तीनों आते हैं, तो वो सारे इसमें क्या है, इंक्लूड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एशियन डेवलपमेंट बैंक कंसीडर ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ADB, उसमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले है, यूनाइटेड स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स इन द वोटिंग सिस्टम, यानी कि जो वोटिंग सिस्टम है इसमें जो यूएस है उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि इसका यूएस का सबसे ज़्यादा हिस्सा नहीं है इसमें जो जापान है, ठीक है, जापान का सबसे ज़्यादा हिस्सा है, यानी 50% से भी अधिक हिस्सा है इसमें जापान का। नेक्स्ट है, चाइना एंड इंडिया हैव द सेम परसेंटेज ऑफ शेयर फॉर द वोटिंग सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो इंडिया एंड चाइना का परसेंटेज ऑफ शेयर है वोटिंग सिस्टम में, वो क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी नीदर 1 नॉर 2, ना ही 1 सही है और ना ही सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग विल कॉन्स्टिट्यूट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी FDI जो है
एफडीआई के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही होगी? तो सबसे पहला है बाइंग अ कंपनी इन द टारगेट कंट्री। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर हमारी जो भी टारगेट कंट्री जो है, टारगेट देश जो है, उसमें किसी कंपनी को खरीदना वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल होगी, ठीक है, और उसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग ऑपरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस इन द कंट्री। तो इसका है नेक्स्ट, इसमें है कि उस देश में जो भी बिजनेसमैन है, बिजनेस है, व्यवसाय है, उनके कार्यों को क्या है, उनके ऑपरेशंस को क्या है, एक्सपेंड करना, ठीक है, उनको बढ़ाना, उनके कार्यों को विस्तार करना, ठीक है, उससे भी क्या है, एफडीआई है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग द शेयर्स एंड स्टॉक्स ऑफ कंपनी इन द कैपिटल मार्केट, ठीक है, तो ये कैपिटल मार्केट इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा, यानी कि हमारा जो एफडीआई है, एफडीआई के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा, यानी 1 और 2 स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द एरियाज गिवन बिलो आर मेनली फाउंडेड बाय द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी इन द डेवलपिंग कंट्रीज, यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी जो है उसके द्वारा इनमें से कौन सा मुख्यतः सही है, ठीक है। तो इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड किया जाता है, एजुकेशन इंक्लूड की जाती है, एंड हेल्थ केयर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4, यानी ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है when 2 or more countries enter into the agreement of eliminate import quota and tariff and promote trade among themselves, such a group of countries are said to form a, यानी कि जब दो देश जो हैं, ठीक है, दो देश अपने बीच में क्या है, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, और जो इंपोर्ट कोटा, जो आयात कोटा जो है उसको, और जो टैरिफ है, ठीक है, टैरिफ को ख़त्म करने के लिए कोई एक समझौता करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ग्रुप हैं, इस प्रकार के जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्री ट्रेड एरिया। ये फ्री ट्रेड हो रही है जब क्या होते हैं, जब दो देश हैं, मान लो ए देश है और बी देश है, ठीक है, इनमें पहले व्यापार हो रहा था, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई बी देश जो है वो किसी वस्तु का ज़्यादा उत्पादन कर लेता है, तो वो बेचने के लिए क्या है, ए देश में आता है, ठीक है। तो ए देश जो है वो अपने घरेलू डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं या फिर प्रोडक्ट्स हैं उनको बचाने के लिए इनका जो भी प्रोडक्ट है उस पर क्या है, आयात कोटा लगा देता है, ठीक है, जो टैक्स क्या है, टैरिफ लगा देता है, ठीक है। तो इनसे इनकी डिमांड कम हो जाएगी ए देश में, ठीक है। तो और इसी प्रकार अगर ए देश का कोई है तो बी इस पे कोटा लगा देगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या है, बीच में अनबन हो जाती है और इनका जो ट्रेड है वो इजीली नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए क्या है, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।